अपना अगला जो पादप जगत है वो है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा पादप जगत है, टेरिडोफाइटा है, यह शब्द है, यह दो शब्दों टेरियन और फाइटोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक पहले देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पादप जगत पढ़ रहे थे। पादप जगत को 5 भागों में बांटा हुआ है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इन 500 जगतों में से हमने शैवाल और ब्रायोफाइटा जो पादप है, इन दोनों पादपों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अगला अपना जो टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप है, ये किस प्रकार के पादप होते हैं? देखो पहले तो इस टेरिडोफाइटा वर्ग शब्द है, इस शब्द का अर्थ समझते हैं। तो टेरिडोफाइटा शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टेरियन और फाइटोन। टेरियन का अर्थ तो होता है पंख और फाइटोन का अर्थ होता है पादप, यानी पंखनुमा पत्तियों वाले पादप। पंखनुमा पत्तियों वाले पादपों को टेरिडोफाइटा पादप नाम दिया गया है। ठीक है, तो टेरियन का अर्थ होता है पंख तथा फाइटोन का अर्थ होता है पादप, अर्थात पंखनुमा पत्तियों वाले पादपों को टेरिडोफाइटा नाम दिया गया है। ये स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, जबकि कुछ जैसे एजोला जलीय आवास में भी पाया जाता है। यानी ये ज्यादातर जो पादप है टेरिडोफाइटा के, ये स्थलीय आवास में ही होते हैं, लेकिन इसके कुछ पादप है वो जलीय आवास में भी होते हैं, जैसे कि एजोला पादप। ठीक है, एजोला पादप है, इसका उपयोग है वो चावल की खेती में भी किया जाता है, क्योंकि एजोला पादप है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है, विश्व में टेरिडोफाइटा की लगभग 10,500 जातियां पाई जाती है। यानी टेरिडोफाइटा की कुल विश्व के अंदर जातियां हैं वो है 10,500, और भारत में लगभग 1,000 जातियां हैं वो टेरिडोफाइटा पादप वर्ग की होती है। इन पादपों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा पादपों की विशेषताएं क्या क्या होती है? देखो, सबसे पहली विशेषता है टेरिडोफाइटा पादप की, इसमें मुख्य पादप शरीर द्विगुणित व बीजाणुद्विध होता है। यानी इनका जो मुख्य पादप है, मेन जो प्लांट है, इनका पादप शरीर है वो द्विगुणित होता है। वो क्या होता है? द्विगुणित, यानी इनमें गुणसूत्र वो समुच्चय के अंदर पाए जाते हैं। और बीजाणुद्विध होता है। क्या होता है? बीजाणुद्विध, यानी बीजाणु है वो इनके ऊपर बनते हैं, जिनमें जड़, तना व पत्तियां पाई जाती है। यानी हमने शैवाल और ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि शैवाल के अंदर भी जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है, और ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप है, इनमें जड़, तना और पत्तियां है वो पाई जाती है। इनमें संवहनी उत्तक, जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम उत्तक भी पाए जाते हैं। इनमें पुष्प, फल व बीज का निर्माण नहीं होता। ठीक है, इस पादप के अंदर पुष्प नहीं लगते, फल नहीं बनता, और इनमें बीज का निर्माण भी नहीं होता, अर्थात अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं। यानी वे पादप जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता उन्हें अपुष्पोद्भिद पादप कहते हैं। इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। यानी इनका एक नाम और होता है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स किसको कहते हैं? ऐसे पादप जिनमें पुष्प, फूल नहीं लगते उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। तो इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। वेस्कुलर नाम क्यों दिया? क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं इसलिए इनको वेस्कुलर कहते हैं। लेकिन जाइलम और फ्लोएम तो है, लेकिन पुष्प नहीं लग रहे, तो पुष्प नहीं लगते, उनको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इनमें कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। यानी इन पादपों में जनन की क्रिया है वो कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, और लैंगिक जनन भी इन पादपों के अंदर पाया जाता है। बीजाणुद्भिद पादप में कायिक व अलैंगिक जनन होता है। यानी इनका मुख्य जो पादप है वो बीजाणुद्भिद ही है, और इसी पादप के अंदर इनमें कायिक और अलैंगिक जनन है वो होता है। कायिक जनन सामान्यतः विखंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन है वो विखंडन विधि से होता है, और अलैंगिक जनन है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा। विखंडन विधि क्या होती है? जब भी कोई पादप का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग के द्वारा एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, तो इस विधि को विखंडन विधि कहते हैं। तो इनमें जो जनन की क्रिया है वो विखंडन विधि द्वारा भी होती है, और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही युग्मक भाग ले, या तो नर युग्मक या
मादा युग्मक या एक ही पादप के भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाए तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। बीजाणुओं का निर्माण पर्ण में उपस्थित बीजाणुधानियों में होता है, इसलिए पर्ण को बीजाणुधानी पर्ण कहते हैं। यानी जो टेरिडोफाइटा पादपों की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों के अंदर बीजाणुधानी बनती है, एक संरचना बनती है, संरचना का नाम होता है बीजाणुधानी। और बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है और इन बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया है वो इनके अंदर संपन्न होती है। बीजाणु अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा बनते हैं और जो बीजाणु है वो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा इनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, अतः अगुणित होते हैं। देखो अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर जो संरचनाएं बनती है वो कैसी बनेगी? अगुणित। ये विभाजन पहले पढ़े हुए हैं हमारे कि समसूत्रीय विभाजन के अंदर जो कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन में जो कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब ये होते तो पादप द्विगुणित है, लेकिन इनमें जब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो ये क्या रह जाएंगे? अगुणित रह जाएंगे। तो बीजाणु है वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। यानी जब ये बीजाणु है, इन बीजाणुओं का अंकुरण होता है तो अंकुरण होने से युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो बनेगी, जो हृदयाकार प्रोथेलस के रूप में होता है। और ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो हृदयाकार प्रोथेलस के रूप में बनती है। यानी ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, देखो इसकी संरचना ये हृदयाकार होती है, हृदय के आकार की पीढ़ी होती है, यानी ऐसी संरचना बनती है इनसे। और इस संरचना को प्रोथेलस कहा जाता है। इस संरचना का नाम क्या होता है? प्रोथेलस। अगला पॉइंट है युग्मकोद्भिद में हरित लवक युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जो बीजाणुओं के अंकुरण से युग्मकोद्भिद अवस्था आती है, इस अवस्था में हरित लवक युक्त कोशिकाएं होती है। इन हरित लवक युक्त कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ये पादप अपना भोजन निर्मित करते हैं, अतः यह स्वपोषी होता है। तो हरित लवक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं। इनमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। यानी युग्मकोद्भिद अवस्था है, इस युग्मकोद्भिद अवस्था के अंदर बाद में लैंगिक जनन की जो क्रिया है वो संपन्न होगी। ज्यादातर टेरिडोफाइटा में प्रोथेलस उभयलिंगी होता है। यानी अधिकतर टेरिडोफाइटा के जो प्रोथेलस है, जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनी है प्रोथेलस के रूप में, यह प्रोथेलस उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का अर्थ होता है कि इस प्रोथेलस में ही नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, नर जननांग को पुंधानी और इस मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर टेरिडोफाइटा में प्रोथेलस है वो उभयलिंगी होता है, जबकि कुछ एकलिंगी होता है। एकलिंगी का अर्थ क्या होता है कि ऐसे प्रोथेलस जिनके अंदर या तो नर जननांग पाए जाते हैं या मादा जननांग पाए जाते हैं, यानी दोनों में से एक ही जननांग उपस्थित होते हैं, तो ऐसा प्रोथेलस क्या कहलाता है? एकलिंगी। और जिनमें दोनों ही उपस्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। लैंगिक जनन के दौरान नर जननांग के रूप में पुंधानी व मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानी का निर्माण होता है। यानी ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, इस युग्मकोद्भिद पीढ़ी में नर जननांग के रूप में तो पुंधानी बनेगी और मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानी का निर्माण है वो इसके अंदर होगा। पुंधानी में समसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित पुंमणुओं का निर्माण होता है, जो कशाभिकाओं युक्त व चल प्रकार के होते हैं। स्त्रीधानी में अंड कोशिका का निर्माण होता है। यानी पुंधानी है, इन पुंधानी के अंदर समसूत्रीय विभाजन की क्रिया होगी और समसूत्रीय विभाजन की क्रिया होने से अगुणित पुंमणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, अगुणित पुंमणु क्यों बने? क्योंकि जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है यह खुद भी अगुणित ही होती है, तो इसमें समसूत्रीय विभाजन होने पर समान प्रकार की कोशिका बनेगी, यानी अगुणित से अगुणित ही कोशिका बनेगी। ठीक है, तो इनके जो पुंमणु हैं, इन पुंमणुओं को नर युग्मक भी कहते हैं। ठीक है, ये पुंमणु हैं, ये कशाभिकाओं युक्त होते हैं, यानी इनके अंदर कशाभिका है, फ्लैजिला है,
वो पाई जाती है, और फ्लैजिला पाए जाने के कारण ये पुमणु है वो चल प्रकार के होते हैं। स्त्रीधानी है, स्त्रीधानी के अंदर अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये संरचना है प्रोथैलस की। इसके अंदर ये वाला भाग है, ये तो है स्त्रीधानी, ये वाला भाग है, इस वाले भाग को बोलते हैं पुधानी। पुधानी में पुमणु बनते हैं, स्त्रीधानी के अंदर अंड कोशिका है उसका निर्माण होता है। आगे देखो अगला पॉइंट, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी इन पादपों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। पुमणु जल में गति करते हुए स्त्रीधानी में उपस्थित अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। पुमणु है वो जल के अंदर गति करते हुए स्त्रीधानी की अंड कोशिका है वहां तक पहुंचेंगे। निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी निषेचन होने के बाद में एक द्विगुणित संरचना बनती है, उस द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। और इसके द्वारा प्रोथैलस पर ही बीजाणुद्भिद पादप का विकास किया जाता है, और प्रोथैलस के ऊपर ही जो बीजाणुद्भिद अवस्था है, जो मुख्य पादप शरीर होता है टेरिडोफाइटा पादपों का, उनका निर्माण होता है। इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसमें दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र होती है। तो इनके अंदर स्वतंत्र जो पीढ़ी एकांतरण है वो स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण है वो पाया जाता है, और इनकी दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र होती है। तो ये जो इसकी अवस्थाएं दिखा रखी है अलग अलग। तो मुख्य पादप शरीर है वो तो होता है टेरिडोफाइटा का बीजाणुद्भिद, और इसके ऊपर क्या इससे क्या बनता है युग्मकोद्भिद, और युग्मकोद्भिद से वापस किसका निर्माण होता है बीजाणुद्भिद। यानी दोनों पीढ़ियां हैं वो एक दूसरे से एकांतर क्रम में चलती रहती है। इस क्रिया को ही पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये बीजाणुद्भिद पादप शरीर है। इसके अंदर देखो मूल, ये इसकी जड़, ये तना और ये पत्तियां, तीनों संरचनाएं हैं वो इस पादप में पाई जाती है। और ये संरचना है युग्मकोद्भिद की, जो कि इस बीजाणुद्भिद से निर्मित होती है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम टेरिडोफाइटा का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे।